दोस्तों, मैं राहुल सैनी स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल आकांक्षा क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, देखिए, आज मैं आपके बीच में लेके आ गया हूं। आज अपन 20वीं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, जो कि आज आपकी अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का अंतिम पार्ट होगा। मैंने आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के पार्ट करवा दिए हैं, जिसमें आपको प्रत्येक में 40-40 के हिसाब से लगभग 800 क्वेश्चन महत्वपूर्ण करवा दिए हैं। ये आपकी जो आने वाले एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब आगे जो शेड्यूल है उसमें मैं आपको इतिहास के और भूगोल के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके आऊँगा, जो हम एक एक टॉपिक के हिसाब से अपन क्लियर करेंगे। तो आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी वो अपनी एक एक टॉपिक से होगी। जैसे इतिहास से अलग टॉपिक होगा और भूगोल से अलग अलग टॉपिक, जैसे भूगोल में कृषि हो गया और जैसे मिट्टियाँ हो गई। तो अलग अलग टाइप के पार्ट बना के फिर उसके महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन पुटअप होंगे वो सब मैं आपके बीच में लेके आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें, ताकि जो भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन देखने हैं। वीडियो स्टार्ट से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित धातु युग्मों में कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है? कौन सा युग्म है जो पृथ्वी की आंतरिक क्रोड को बनाता है? क्रोमियम एवं लोहा, मैग्नीशियम एवं सीमा, लोहा एवं तांबा, निकेल व लोहा। तो देखिए, जो आंतरिक क्रोड है उसको बनाने में निकेल और लोहा का काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, अपवर्तन व प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, प्रकाश के विसरण से। तो जो इंद्रधनुष है वो उसमें अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही चीज़ होती हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष बनता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इंद्रधनुष है वो कब आपको दिखाई देगा? जब आपकी पीठ सूर्य की तरफ होगी। ठीक है, जब आपकी पीठ सूर्य की तरफ होगी ना, तब आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। और एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष की दिशा क्या होगी? तो ध्यान रखना, दोपहर 12 बजे में कोई भी इंद्रधनुष नहीं बनता है। ठीक है, कोई इंद्रधनुष नहीं बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर अधिकतम होता है। तो जो शरीर का वजन है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करे थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल कौन है? पहले उप मुख्यमंत्री थे ये। ठीक है, राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था? तो पहला जो डाक टिकट जारी किया था वो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो जो लॉर्ड डलहौजी थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था और ये किया था 1853 में। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, इन्हीं के काल में 1853 में 16 अप्रैल 1853 में क्या चली थी? पोरबंदर से ठाणे तक ट्रेन चलाई थी। ठीक है, पोरबंदर टू ठाणे तक। ठीक है, 34 किलोमीटर की दूरी में चली थी, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है माल के आयात पर, माल के निर्यात पर,
माल के उत्पादन पर, माल की बिक्री पर। तो उत्पाद शुल्क है वो माल के उत्पादन पर ही लगा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल कौन सी है? जो भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है वो कौन सी है? आकाश, पृथ्वी, अग्नि या नाग? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो पृथ्वी है वो भारत की पहली युद्ध क्षेत्र की मिसाइल थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है देहरादून में, माउंट आबू में, हैदराबाद में, उधमपुर में? तो भारतीय सैन्य अकादमी है वो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। देहरादून की जो सीएम है उनकी बात करूँ तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो जाएंगे और बेबी रानी मौर्य इसकी राज्यपाल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात क्या है? ऑप्शन नंबर है 2:1, 3:2, 4:3, 5:3। तो झंडा है वो किस अनुपात में है? ऐसे है, तो 3 तो ये होती है और 2 ये होती है, तो 3:2 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और झंडे का जो डिजाइन किया था वो थे पिंगली वेंकैया, ध्यान रखना पिंगली वेंकैया, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए लेख भारत विधाता से, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संपादित पत्रिका तत्वबोधिनी से, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास दुर्गेश नंदिनी से, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से? तो लिया तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के से गया है, लेकिन किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो उपन्यास है आनंद मठ, उससे लिया गया है। क्या लिया गया है? राष्ट्रगीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहूदी व ईसाई धर्म का उदय हुआ था, यानी कि किस देश में हुआ था? रोम में, मिस्र में, ईरान में, फिलिस्तीन में? तो यहूदी और ईसाई का जो उदय है वो फिलिस्तीन देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? 1941, 1947, 1942, 1905? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था और महात्मा गांधी जी ने इसी जो आंदोलन था इसी में करो या मरो का नारा भी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली धूमकेतु का पथ क्या होता है? वृत्ताकार, दीर्घवृत्तीय, प्रवलीय, अति प्रवलीय? तो जो सूर्य के परितः जो हेली धूमकेतु होता है वो किस आकृति में करते हैं? दीर्घवृत्तीय में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दीर्घवृत्तीय कक्षा में अपनी जो पथ होता है उनके मतलब चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब अकबर छोटा था तो उसके अभिभावक कौन थे? हेमू, फैजी, अबुल फजल और बैरम खां? तो इसका जो अभिभावक था अकबर का वो बैरम खां था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। बैरम खां ये है अकबर के संरक्षक था जब ये छोटा था, और इसी के सहयोग से इनका मतलब राज्याभिषेक किया गया था। और अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? कल्लनौर में हुआ था। कल्लनौर कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 15 अगस्त 1947 को, 30 अगस्त 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1929 को? तो संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब लागू हुआ था ये पूछ रहा है, कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस जो कि प्रतिवर्ष अपन 26 जनवरी को मनाते हैं, तो जो 1950 ईस्वी को गणतंत्र लागू हुआ था। ठीक है, भारत संप्रभु बना था उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में भी संभव हो पाता है क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गमन पथ एक पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का गमन पथ पूर्णवर्त नहीं होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की किरणें चंद्रमा की छाया के वर्ताकार पथ में क्षेत्र में नहीं पहुंच पाते। तो देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के गमन पथ हैं, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का गमन पथ पूर्ण वृत्त नहीं है। ये अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा में स्थित माणिक मोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? फूलों की दुर्लभ प्रजाति की, प्राकृतिक बगीचे के लिए, आभूषण उद्योगों के लिए, पक्षी अभ्यारण्य के लिए, प्राग ऐतिहासिक भित्ति चित्रों के लिए?
तो जो माणिकमोड़ा है वो है प्राग ऐतिहासिक भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जगह है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर हो जाएगी। और उड़ीसा के जो सीएम है वो कौन हो जाएंगे? नवीन पटनायक हो जाएंगे। ठीक है। और जो गवर्नर की बात करूँ तो वो हो जाएंगे गणेशी लाल। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखना। ठीक है, काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। गवर्नर और मुख्यमंत्री और राजधानी तो आपको याद होने ही होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? उड़ीसा का जो खंडाधार जलप्रपात है वो किस जिले में स्थित है? कालाहांडी, कंधामल, संबलपुर, सुंदरगढ़। तो उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात है वो सुंदरगढ़ जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी उड़ीसा के जिले हैं, लेकिन जो खंडाधार जलप्रपात है वो सुंदरगढ़ जिले में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने, लाल तेंदु केसरी ने, नरसिंह देव ने, प्रताप रुद्र ने। तो जो लिंगराज मंदिर है, पहली बात तो कहाँ पे पड़ता है? भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। इसकी जो नींव है ययाति केसरी ने डाली थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ययाति केसरी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहास के अनुसार निम्नलिखित राजवंशों ने उड़ीसा पर शासन किया है। मतलब इनका कालक्रम बताना है या राजवंशों के शासनकाल का सही क्रम बताना है। तो सूर्यवंशी के गजपति, गंग राजवंश, भोई राजवंश, जादू राजवंश और सूर्यवंशी के गजपति। तो जो सूर्यवंशी के गजपति थे ये सबसे पहले किए थे, और उसके बाद में किए थे भोई राजवंश के सेकंड नंबर पे, और गंग राजवंश के 3 नंबर पे, और जदू राजवंश के 4 नंबर पे। तो ये हो जाएगा क्रम इनका। तो सबसे पहले में 4, तो 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतर जो पोषक तत्व हैं वो रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। किससे अवशोषित कर लिए जाते हैं? बड़ी आंत से, मुंह से, छोटी आंत से, पेट से। तो किससे कर लिए जाते हैं? छोटी आंत से, क्योंकि जो पाचन क्रिया है वो छोटी आंत से ही शुरुआत होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्याज प्रवर्तित रूप है। प्याज है वो किसका? एक प्रवर्तित रूप है। तो तने का, जड़ का, पत्तियों का, फल का। तो प्याज है वो तने का एक प्रवर्तित रूप है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्फैग्मी मैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? यानी कि स्फैग्मोमीटर मैनोमीटर है उसका यूज किस लिए, किसको मापने में किया जाता है? ऑप्शन है हार्मोन क्रिया, ब्रेन ट्यूमर, आंत का कार्य, रक्तचाप। तो जो स्फैग्मैनोमीटर है वो रक्तचाप को मापने में काम में लिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोजन, ईथेन, हाइड्रोजन, मीथेन। तो जो गोबर गैस है उसका घटक क्या है? मीथेन हो जाएगा, मीथेन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही तत्व की समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, बहुलक, समावयवी, समभारिक। परमाणु संख्या, समान परमाणु संख्या, तो समान परमाणु संख्या के लिए समस्थानिक होंगे, और भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु क्या कहलाते हैं? और समस्थानिक कहलाते हैं। और इसके जस्ट विपरीत हो, परमाणु भार समान हो तो समभारिक कहलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोग प्रभावित करता है हृदय को, फेफड़ों को, प्लीहा को, यकृत को, शरीर वृक्क को। तो मलेरिया रोग है वो प्रभावित किसको करता है? प्लीहा को करता है, प्लीहा को करता है। देखिए, जो प्लीहा है वो आरबीसी की कब्र कहलाता है, और डब्ल्यूबीसी का जन्म स्थान कहलाता है। ठीक है। और मलेरिया रोग की बात करूं तो मलेरिया रोग है वो मादा एनाफ्लिज से फैलता है, और जो मलेरिया है उसके जो भारत सरकार है इसके जो उन्मूलन का लक्ष्य है वो 2030 रखा है। साल 2030 तक इसका उन्मूलन कर दिया जाएगा, इसका लक्ष्य ये रखा गया है। ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्कांत, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अनुमस्तिष्क होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? विटामिन ए, आयोडीन, सल्फर, कैल्शियम। आप सभी जानते हैं घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? गन्ना, सनाय, सफ़ेद मूसली, रतन ज्योत। तो बायोडीजल बायोफ्यूल है वो रतन ज्योत से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रत्न ज्योत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण नमक में होता है। डायलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस। तो जो कॉपर सल्फेट है वो जलीय घोल प्रकृति में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इसलिए वो लवण प्रकृति में लवणीय होता है। ठीक है, अम्लीय होता है क्योंकि उसमें लवण पाया जाता है और वो लवण इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहा अधिकांशतः निम्न में से प्राप्त किया जाता है। सबसे अधिक लोहा है वो किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? ये जो लोहे के अयस्क हैं, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडेराइट, आयरन पायराइट। तो जो लोहा सबसे ज़्यादा है वो हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखना, सर्वाधिक लोहे की जो मात्रा है वो मैग्नेटाइट में पाई जाती है 78%, और दूसरे नंबर पे पाई जाती है हेमेटाइट में। लेकिन सबसे अधिक प्रकार का जो अयस्क है वो हेमेटाइट ही पाया जाता है, और इसलिए ज़्यादा लोहा हेमेटाइट अयस्क से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेत्रदान में दाता का कौन सा भाग ग्राहक की आंखों में प्रत्यारोपित किया जाता है? या नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? कॉर्निया, लेंस, रेटिना, पूरी आंख। तो जो नेत्र का कॉर्निया है वो ही दान में दिया जाता है, वो ही प्रत्यारोपित कर दूसरे जो नेत्र लेने वाला है उसमें लगाया जाता है। तो कॉर्निया ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथलीट फुट की खुजली निम्न में से किस कारण होती है? बैक्टीरिया कारण, कवक के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, निमोटोड के कारण। तो एथलीट फुट की जो खुजली है वो कवक या फंगस के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने एक यूट्यूब, अगर आपको वीडियो नहीं देखा हो तो आपने अपने जो यूट्यूब चैनल है इस पे ही एक वीडियो बनाया था कवक से होने वाले रोगों की जो ट्रिक है, वो काफ़ी अच्छी ट्रिक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फंगस के से होने वाले सभी जो रोग हैं उनके बारे में, तो आपका 1 नंबर पक्का अवश्य हो जाएगा। एथलीट फुट की खुजली वो फंगस के कारण होती है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, उसको आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ध्वनि की स्पष्ट पृथक ध्वनि सुनी जाती है जबकि ध्वनि के स्रोत से प्रति ध्वनित न्यूनतम दूरी होती है? कितनी? 10 मीटर, 17 मीटर, 34 मीटर, 100 मीटर। तो जो ध्वनि की न्यूनतम दूरी है वो 17 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। और ध्वनि की 17 मीटर होती है न्यूनतम दूरी, और देखने की बात करूं तो अधिकतम जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत धारा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है कौन सी? डायनेमो, ट्रांसफर, विद्युत मोटर या इंडक्टर। तो जो विद्युत मोटर है वो विद्युत जो ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, और इसका उल्टा देखें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? वो डायनेमो बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेल की पटरियों के नीचे चौड़ी लकड़ी के पट्टे या स्लीपर्स लगाए जाते हैं, किस लिए लगाए जाते हैं? शॉक एब्सॉर्बर के रूप में कार्य करने के लिए, फिश प्लेट को ठीक तरह से बिठाने के लिए, पटरियों को समांतर रखने के लिए, गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। तो जो फिश प्लेट है वो गाड़ी द्वारा उत्पन्न जो दबाव होता है उसको कम करने के लिए लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर वाहनों में पश्चात दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण। तो आपको काफ़ी बार बताया है पहले भी, उत्तल दर्पण हमेशा जो गाड़ियाँ होती हैं उनका जो साइड मिरर होता है उसमें हमेशा काम में लिया जाता है, और इसको इंग्लिश में कन्वेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, कन्वेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत कौन सा है? सर्वप्रमुख मतलब सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? काला चना, बंगाल चना, मटर, सोयाबीन। तो सोयाबीन सर्वाधिक जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। जो टेलीफोन लाइन होती है
उसमें ध्वनि तो कहाँ से जाएगी। तो काफ़ी लोग ध्वनि ऊर्जा मार्ग के आ जाते हैं, लेकिन उसमें ध्वनि नहीं, केवल विद्युत ऊर्जा ही प्रवाहित होती है। तार ही तो होते हैं उसमें, तो विद्युत ऊर्जा आएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि नहीं, केवल विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है टेलीफोन लाइन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, मीथेन, इथेन और हेक्सेन, इथेन, हेक्सेन और नियोन, इनमें से कोई नहीं। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस है LPG, घरेलू गैस जिसे बोलते हैं अपन, वो मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का एक मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स अपने 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ थे। इनकी इस सीरीज़ के साथ आज अपन ने 800 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के कंप्लीट कर लिए। आई होप आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। आप अगर वीडियो पूरा नहीं देखें तो पीछे वीडियो देख लीजिए। कुछ बीच में मैं आपके लिए ट्रिकी वीडियो भी लेके आता हूँ, वो भी आप समय समय पर देखते रहिए, उनसे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और अब मैं आपको जैसा कि शुरू में बता दिया हूँ, तो एक एक टॉपिक का अपन महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं वो लेके आएंगे, वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।